फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 11th की NCERT की ज्योग्राफी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत के भूगोल को समझ रहे हैं। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अपवाह तंत्र। इस चैप्टर में हम लोग जो भारत में अलग अलग नदियां हैं, इनके बारे में जानेंगे। देखिए, क्योंकि हम लोग अपवाह तंत्र देखेंगे अलग अलग नदियों का, तो पहले समझ लेते हैं अपवाह तंत्र कहते किसे हैं। देखिए, आपके शहर में जब पानी बरसता है तो अलग अलग नदियां हैं, छोटे छोटे नाले हैं, सरिताएं हैं, इनके माध्यम से पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। अब अगर इस तरह की सरिता नदियां आपके शहर में ना हो तो शहर में पानी भर जाएगा, यानी बाढ़ आ जाएगी। तो ये जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली नदियां, सरिताएं वगैरह हैं, इसको हम लोग कहते हैं वाहिका। वाहिका का मतलब हो गया जल की वाहक, यानी कि जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले ये जो माध्यम है, सरिता, नदी वगैरह, इनको हम लोग वाहिका कहते हैं। और इन वाहिकाओं का जो जाल है, जैसे कई सारी जो नदियों, सरिताओं का जाल है, इस पूरे जाल को हम लोग कहते हैं अपवाह तंत्र। अब देखिए, कुछ और शब्दों की भी परिभाषा देख लेते हैं। तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए, कोई भी नदी है, अगर उसमें पानी है तो ये कहीं से तो आ रहा होगा। तो जहां से भी ये पानी आ रहा है नदी में, उसको कहेंगे नदी का जल ग्रहण क्षेत्र, यानी कि जहां से नदी अपना पानी प्राप्त कर रही है। फिर एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। तो देखिए, चित्र में देखिए, एक जो नदी है, यहाँ पर एक नदी हो गई और इसकी ये जो सहायक नदियां हैं सभी, इनके द्वारा ये जो पूरे क्षेत्र में बह रही हैं, जो ये अपवाहित क्षेत्र है, इसको हम लोग अपवाह द्रोणी कहते हैं। फिर जो एक अपवाह द्रोणी है, उसको दूसरी अपवाह द्रोणी से अलग करने वाला जो सीमा है, वो जल विभाजक कहलाती है। समझ लीजिए, यहाँ पर पूरा एक ये आपको तंत्र दिखाई दे रहा है। मान लीजिए इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ नदियां हैं और बीच में जो सीमा है, जो इन दोनों को अलग कर रही है, ये क्या कहलाएगी? ये आपकी जल विभाजक हो जाएगी, जल का विभाजन करने वाली सीमा। किसी भी नदी तंत्र को पढ़ते समय आपके सामने दो शब्द आएंगे। एक तो नदी द्रोणी, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा, दूसरा आएगा शब्द जल संभर। तो दोनों में देखिए बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। अगर इस तरह का अपवाह क्षेत्र बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा बनाया गया है, तो इसको हम लोग कहेंगे नदी द्रोणी। यानी कि जब बड़ी नदियों द्वारा ऐसा अपवाह क्षेत्र बनेगा तो उसे नदी द्रोणी कहेंगे। और अगर छोटी छोटी नदियों के द्वारा ऐसा ही एक अपवाह क्षेत्र बनता है, तो उसको हम लोग कहेंगे जल संभर। देखिए, एक खास बात है इसकी, चाहे जल संभर हो चाहे नदी द्रोणी, इसमें अगर आप किसी एक नदी में कोई परिवर्तन करेंगे तो उसका प्रभाव बाकी सभी नदियों पर पड़ेगा, क्योंकि सभी आपस में जुड़ी हैं। और इसके साथ ही कुछ अपर्दन वगैरह की भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगर हम एक नदी में कोई परिवर्तन करते हैं तो ये प्रक्रियाएं जो हैं सभी नदियों में प्रभावित होती हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम चाहे छोटी नदियों में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, चाहे बड़ी नदियों में कोई परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो बहुत ही नियोजित यानी प्लान्ड तरीके से होना चाहिए, यानी कि इसकी प्लानिंग की आवश्यकता होती है। तो नदी द्रोणी और जल संभर एकता के परिचायक हैं। इनके एक भाग में परिवर्तन का प्रभाव अन्य भागों और पूर्ण क्षेत्र में देखा जा सकता है। इसीलिए इन्हें सूक्ष्म, मध्यम और वृहत नियोजन इकाइयों और क्षेत्रों के रूप में लिया जा सकता है। यानी कोई ये जो नदी द्रोणियां, जल संभर हैं, इनको हम लोग एक प्लानिंग की यूनिट के रूप में मान सकते हैं। देखिए, भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पे वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि ये भारत में जो बहने वाली नदियां और उनकी सहायक नदियां हैं और इनसे जो अपवाह तंत्र बनते हैं, इनको हम लोग अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम समुद्र में जल विसर्जन के आधार पे देखें, समुद्र में जल विसर्जन मतलब कौन सी नदी किस समुद्र में जाकर के अपना जल गिराती है, इस आधार पे देखें तो हम लोग अपनी नदियों को दो समूहों में बांट सकते हैं।
एक तरफ आपकी वो नदियां आएंगी जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपने जल को विसर्जित करती हैं या गिराती हैं, और दूसरी तरफ चित्र में देखिए वो नदियां आएंगी जो अरब सागर में जाकर के अपने जल को विसर्जित करती हैं। तो इस तरह से दो प्रकार की नदियां हो गई, वो नदियां जो अपने पानी को अरब सागर में गिराती हैं और वो नदियां जो अपने पानी को बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। तो देखिए अधिकतर नदियां जो हैं अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। टोटल अपवाह क्षेत्र का 77% जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है। जैसे कि अपनी जो गंगा नदी हो गई, इसके साथ ही आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, यहाँ पर मैप में देखिए ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। इसके साथ ही आपकी फिर महानदी है, कृष्णा है, देखिए यहाँ पर आपकी महानदी है, यहाँ पर आपकी कृष्णा नदी है। ये सारी वो नदियां हैं जिनका जल आप देख सकते हैं मैप में बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी भी नदियां हैं, यानी 23% भारत में अपवाह क्षेत्र ऐसा है जिसका जल अरब सागर में जाकर के मिल जाता है। तो इसमें कौन कौन सी नदी है? देखिए आपकी सिंधु नदी हो गई, यहाँ पर अभी हम लोग पूरा सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे। इसके साथ ही फिर आपकी नर्मदा नदी हो गई, ये देखिए नर्मदा बह रही है विंध्य और सतपुड़ा के बीच में। आपकी तापी और ये आपकी तापी नदी हो गई, माही नदी हो गई और पेरियार नदी हो गई। ये कुछ प्रमुख ऐसी नदियां हैं जिनका जल अरब सागर में गिरता है। अच्छा, हमारे देश में जो अलग अलग नदियों का तंत्र है वो कितने स्थान में फैला है, यानी कितना बड़ा है, इसके आधार पे भी हम लोग नदियों को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं जल संभर क्षेत्र, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो जल संभर क्षेत्र के आधार पे जो भारतीय अपवाह द्रोणी है इनको 3 भागों में बांटा गया है। प्रमुख नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, यानी कि ऐसे नदी तंत्र जो 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के क्षेत्र में बह रहे हैं। इसमें आपकी 14 नदी द्रोणियां शामिल हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक। फिर मध्यम नदी द्रोणी जिसका अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर तक है। इसमें आपकी 44 नदी द्रोणियां आ जाती हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना। और फिर आ जाती हैं लघु नदी द्रोणी जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है। तो ऐसी कई सारी नदियां आपको भारत में मिल जाएंगी। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो नदियों का विभाजन किया वो इस आधार पे किया कि इनका जल कहां पर विसर्जित होता है, लेकिन हम लोग नदियों को इस आधार पे भी डिवाइड कर सकते हैं कि ये कहां से निकलती हैं। भारत में देखिए मुख्यतः 2 हिस्से हो गए, एक तो अपना मैप में देखिए हिमालय पर्वत वाला हिस्सा, और दूसरा हो गया अपना प्रायद्वीपीय पठार जिसमें विंध्य है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, ये सारे हिस्से आ जाते हैं। तो अनेक नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत है और इनका जल जो है बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में गिरता है। लेकिन जो प्रायद्वीपीय पठार की बड़ी नदियां हैं उनमें से अधिकतर मैप में देखिएगा पश्चिमी घाट से यहां से निकलती हैं और अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। यानी कि अधिकतर नदियां हम लोगों ने देखा यहां से निकलने वाली जो हैं अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिरा देती हैं। नर्मदा और तापी 2 बड़ी नदियां इसका अपवाद हैं। तो अभी हम लोगों ने नर्मदा के बारे में देखा था जो सतपुड़ा और विंध्य के बीच से निकलती है, और इसके ठीक नीचे तापी नदी है। ये जो दोनों नदियां हैं ये केवल अपवाद हैं जो अपने जल को अरब सागर में गिराती हैं। बाकी पश्चिमी घाट से जो यहाँ पर नदियां निकल रही हैं वो आप देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में जल को गिराती हैं। तो उद्गम के प्रकार यानी किस तरह के सोर्स से निकल रही हैं, पर्वत से निकल रही हैं, पठार से निकल रही हैं, प्रकृति और विशेषताओं के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो मोटा मोटा कह लीजिए कि नदियां कहां से निकल रही हैं, इस बेसिस पर नदियों को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनसे बनेगा हिमालयी अपवाह तंत्र, और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों से बनेगा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र।
यदि इस विभाजन देखिए अब थोड़ी बहुत इसमें प्रॉब्लम आती है, यानी कि कुछ नदियां हैं जिनके लिए ये डिसाइड करना कठिन होता है कि इन्हें हिमालय वाले अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखें या प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत रखें। जैसे चंबल, बेतवा, सोन है, इनको कैटेगराइज करने में प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी ये जो उद्गम के आधार पर नदियों का विभाजन है, ये नदियों के विभाजन का सबसे सही तरीका है। बहुत सारे तरीकों में ये सबसे सही तरीका बैठता है। अब देखिए एक प्रश्न आता है कि ये जो हिमालय पर पर्वतीय नदी अपवाह तंत्र है, ये विकसित कैसे हुआ। तो इसको लेकर के वैसे तो बहुत सारे मतभेद भी हैं, लेकिन एक सामान्य निष्कर्ष ये है कि जो मायोसीन युग था, पृथ्वी को अलग अलग, पृथ्वी का जो भूगर्भिक इतिहास है इसको अलग अलग युगों में विभाजित किया गया है। तो जो मायोसीन युग था, ऐसा माना जाता है इस समय पूरे हिमालय वाला जो क्षेत्र है वहां पर सिर्फ एक रिवर थी जिसको इंडो ब्रह्म नाम से हम लोग बुलाते हैं। तो केवल एक रिवर थी इंडो ब्रह्म, और आज जितने भी भाग में हिमालय पर्वत फैला है, यानी कि पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर असम वगैरह से लेके और फिर पंजाब तक ये रिवर बहती थी। जितने भी क्षेत्र में आज हमारा हिमालय पर्वत है, इस पूरे क्षेत्र में यानी कि असम से लेके पंजाब तक ये रिवर बहती थी, और फिर आगे जो सिंध की खाड़ी है, सिंध की खाड़ी में जाकर के ये अपने पानी को गिरा देती थी। देखिए आगे चल के यही जो हमारी इंडो ब्रह्म रिवर थी, ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। एक तो पश्चिम में सिंध और इसकी 5 सहायक नदियां, यानी कि जो अपनी सिंध नदी है और इसकी जो 5 सहायक नदियां हैं। दूसरा मध्य में गंगा और हिमालय से निकलने वाली इसकी सहायक नदियां, तो गंगा नदी और इसकी जो सहायक नदी हैं, ये दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट था ब्रह्मपुत्र और इसकी जो अन्य सहायक नदियां। तो इस तरह से इंडो ब्रह्म रिवर 3 भागों में विभाजित हो गई। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारी इंडो ब्रह्म नदी थी, इसका वाटर डिवाइड कैसे हो गया, ये अलग अलग 3 भागों में कैसे बट गई। तो देखिए मान लीजिए एक रिवर बह रही है, चलिए रिवर हटा दीजिए, थोड़ा सा पानी बह रहा है और आप इसके बीचों बीच में अपना हाथ रख देते हैं, तो कुछ पानी हाथ के इधर से निकलेगा, कुछ इधर से निकलेगा, यानी कि पानी जो है 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। यही चीज हमारी इंडो ब्रह्म नदी के साथ हुई। जो प्लीस्टोसीन युग था, उस समय पे दिल्ली रिज ऊपर उठ गई, यानी कि एक तरह से जो एक कटक था जिसको दिल्ली रिज कहते हैं, ये ऊपर उठ गई। और इसकी वजह से जो सिंधु का अपवाह तंत्र है और जो गंगा का अपवाह तंत्र है वो अलग अलग हो गया। तो ये जो रिज ऊपर उठ गई, शुरू में ही मैंने आपको लेक्चर में बताया, इसको कहते हैं जल विभाजक, यानी कि जो जल को अलग अलग भागों में विभाजित कर रही है। इसी तरह से यहां पर देखिए मैप में, इस साइड में जो आपकी राजमहल पहाड़ियां हैं और इधर जो आपका मेघालय पठार है, इनके बीच में है मालदा गैप। तो जो आपका प्लीस्टोसीन युग है उसमें क्या है, मालदा गैप जो है उसमें अधोक्षेपण हुआ। क्षेपण का मतलब होता है सबडक्शन, यानी किसी चीज का नीचे की ओर दब जाना। तो जो आपका मालदा गैप है वो नीचे की तरफ दब गया, अधोक्षेपण हुआ। और इसकी वजह से देखिए आप खुद सोचिए, अगर आप जिस जमीन पे खड़े हैं, या मान लीजिए एक जमीन पे पानी बह रहा है और इस जमीन को अगर आप नीचे की ओर झुका देंगे तो क्या होगा, पानी की डायरेक्शन भी बदल जाएगी क्योंकि ढलान बदल गई। तो इसीलिए जो हमारी गंगा नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इनकी दिशाओं में परिवर्तन हो गया। ये जिस दिशा में बहती थी उसमें परिवर्तन हो गया और ये जो नदियां हैं बंगाल की खाड़ी की ओर चल पड़ी। देखिए पहले तो ये पूरी की पूरी इंडो ब्रह्म नदी जो है असम से चल करके आपका और जाती थी पंजाब तक। लेकिन जब हमारा भारत की जो मालदा गैप है, जब इसका सबडक्शन हुआ, ये नीचे की तरफ चला गया, तो ढाल बदल गया। और इसी वजह से ये जो हमारी गंगा नदी है और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आ करके बंगाल की खाड़ी में अपने जल को जमा करती हैं। अब देखिए एक एक करके मैं हिमालय की ये जो नदियों का अपवाह तंत्र है इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहले सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां, फिर गंगा नदी और फिर इसी तरह से ब्रह्मपुत्र, इन तीनों को हम लोग देखेंगे। यहां पर जब मैं आपको नदियों के बारे में बताऊं तो वैसे तो कई सारी आपको जानकारियां दूंगा, लेकिन जो आपको एकदम याद रखना है उनमें से पहली चीज है कि नदी निकल कहां से रही है, दूसरी चीज है किन किन प्रमुख स्थानों से होकर के गुजर रही है, तीसरी चीज है नदी की लंबाई कितनी है,
चौथी चीज है नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, और पांचवी चीज है ये नदी अपने जल को कहां पर ले जाकर जमा करती है, किस सागर में अपने जल को जमा करती है। इन चीजों का आप खास ध्यान रखिए, और इसके अतिरिक्त जो बातें हैं उनको आप सुनते जाइए, कुछ बातें आपको याद रह जाएंगी। तो देखिए पहले बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। एक बार लास्ट टाइम आपको रिवाइज करा देता हूं। देखिए जब भी नदी द्रोणी शब्द आए तो उसके अंतर्गत क्या है, प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियों से मिलकर जो अपवाह तंत्र बना है वो अपनी नदी द्रोणी कहलाएगा। तो सिंधु नदी तंत्र में सिंधु और इसकी सहायक नदियां आ जाती हैं, और यह विश्व के सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है। इसका अगर क्षेत्रफल देखें तो 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, और भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। बहुत ज्यादा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल मुख्य चीजें जैसे नदी की लंबाई वगैरह आपको याद रखना होगी। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में यह हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। तो देखिए हिमालय पर्वत की जो नदियां हैं, पूरा का पूरा जो हिमालय पर्वत फैला है, इस पे जो नदियां हैं, इसमें जो सबसे पश्चिम में नदी तंत्र है वो सिंधु नदी तंत्र है। अब देखिए हमारी सिंधु नदी जो है इसका उद्गम तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखरचू के निकट एक हिमनद से होता है जो 4164 मीटर की ऊंचाई पे है। तिब्बत में इसे सिंगी खंबान अथवा शेरमुख के नाम से जानते हैं। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच से, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये आपकी देखिए यहां पर जास्कर है, ये जास्कर श्रेणी दिखाई गई है रेड कलर से मैप में देखिए, और इधर आपकी ये लद्दाख श्रेणी है इसके ऊपर, और बीच में मैप में देखिएगा ध्यान से, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो है ये आपकी सिंधु नदी आगे बढ़ रही है। इस पूरे रास्ते पे ये आपकी सिंधु नदी आगे जा रही है। तो एक तरफ है लद्दाख की श्रेणी और दूसरी तरफ है जास्कर, और इसके बीच से आपकी सिंधु नदी जो है निकलती है। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के बीच से उत्तर पश्चिमी दिशा में बहती हुई ये लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती है। लद्दाख श्रेणी को काटते हुए ये नदी जम्मू और कश्मीर में गिलगित के समीप एक दर्शनीय महाखंड का निर्माण करती है। तो अब देखिए जो हमारी सिंधु नदी है इसकी बहुत सी सहायक नदियां हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। जैसे कुछ के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, श्योक है, गिलगित है, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गास्टिंग, द्रास, ये सारी नदियां आपकी सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब एक बार जो मानचित्र बना है आपकी बाईं ओर, इसको देखिएगा। देखिए ये हमारी सिंधु नदी, रेड कलर पे नजर डालिए, ये हमारी सिंधु नदी का मार्ग है, ये सिंधु नदी आगे बढ़ रही है। अब इसमें आप देखेंगे कुछ सहायक नदियां आके मिल रही हैं। जैसे यहाँ पर ये श्योक लिखा हुआ है, तो ये जो हमारी श्योक नदी है ये आकर सिंधु में मिल जाती है और अपना पानी जो है सिंधु नदी में मिला देती है। यहाँ पर देखिए छोटा सा नुब्रा लिखा है, ये नुब्रा नदी है। इसी तरह से यहाँ पर आपकी गिलगित है। तो ये कुछ ऐसी नदियां हो गई जो सिंधु को अपना पानी दे देती हैं, इसीलिए सिंधु की सहायक है। अंततः यह नदी कटक के निकट पहाड़ियों से बाहर निकलती है, जहां दाहिने तट पर काबुल नदी इसमें मिलती है। देखिए ये नदी ऐसे चल रही है अपनी आगे को, और यहां पर देखिएगा ये दाएं ओर से काबुल नदी आकर के, यहां पर मैप में देखिए ये दाएं ओर से काबुल नदी आकर इसमें मिल जाती है। इसके दाहिने तट पे और भी कुछ नदियां हैं जो इससे आकर मिलती हैं, जैसे खुर्रम है, तोची है, गोमल है, विबोआ है और संगर है। अब देखिए यहाँ पर ये गोमल नदी को दिखाया गया है, ये आपकी तोची नदी दिखाई गई है, यहाँ पर ये आपकी कुर्रम नदी को दिखाया गया है। तो ये कुछ नदियां हैं जो सिंधु में आकर के मिल जाती हैं। ये सभी नदियां सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं, यानी कि ये जो खुर्रम, तोची, कोमल, विबोआ और संगर है ये सुलेमान श्रेणी से निकलती हैं। ये नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मीथन कोट के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैप में लिखा है पंचनद, तो यहाँ पर 5 नदियों का जल आपस में मिलता है, और यही जो जल है सिंधु को और ज्यादा कह लीजिए कि मजबूत बनाता है, या सिंधु नदी में और ज्यादा जल पंचनद के पास आ जाता है।
पंचनद नामक पंजाब की मुख्य नदियों सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम को दिया गया। यानी पंचनद में अगर आपसे कहा जाए कौन कौन सी नदियां शामिल हैं, तो पहली हो गई सतलज, उसके साथ ही व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। अंत में सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में जाकर गिरती है। तो अपनी सिंधु नदी अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। भारत में सिंधु जम्मू और कश्मीर राज्य से होकर के बहती है। अब देखिए सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है झेलम। तो अब झेलम के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। देखिए झेलम नदी जो है कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में जो पीर पंजाल है, यहाँ पर एक वेरीनाग झरना है। तो वेरीनाग झरने से ये आपकी झेलम नदी निकलती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले ये नदी श्रीनगर और वूलर झील से बहते हुए, देखिएगा ये आपकी देखिए झेलम नदी है, मैप पर देखिएगा ये झेलम नदी यहाँ पर दिखाई है और ये आपका श्रीनगर है। तो आपकी जो झेलम नदी है ये जो आगे बढ़ रही है ये श्रीनगर से होते हुए आगे बढ़ती है। और मैप पर देखते जाइए, यहाँ पर देखिए ये पॉइंट आया, यहाँ पर आकर के ये चेनाब नदी से मिल जाती है। तो वूलर झील से बहते हुए ये एक तंग और गहरे महाखड्ड से गुजरती है और इसके बाद पाकिस्तान के झंग के निकट ये चेनाब नदी से मिल जाती है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको दिखाया ये चेनाब नदी से मिल गई। तो अब चेनाब नदी की बात आएगी। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये देखिए फैक्चुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चेनाब है। ये चंद्रा और भागा नाम की दो सरिताओं से मिल करके बनती है। यहाँ पर देखिए ये दो सरिताएं हैं जिनसे मिल करके ये आगे चेनाब नदी मैप पे देखिए आगे बढ़ रही है। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में आपस में मिलती हैं। तो यहाँ पर ये जो है आपकी दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, इसीलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रा और भागा दो नदियों से मिलकर के बन रही है हमारी चेनाब नदी, इसीलिए इसको चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले 1180 किलोमीटर की दूरी जो चेनाब है वो भारत में तय करती है। तो एक बार मैप में चेनाब नदी का आगे का रास्ता देख लीजिए। ये देखिए हमारी चेनाब नदी आगे बढ़ रही है और यहाँ पर जाकर ये पंचनद में यहाँ पर जाकर के मिल जाती है सिंधु नदी से। देखिए अगली नदी जिसे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रावी नदी। तो रावी भी सिंधु की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और चंबा घाटी से होती हुई बहती है। तो हिमाचल प्रदेश में जो आपका रोहतांग दर्रा है उसके पश्चिम से हमारी रावी नदी निकलती है। एक बार मैप पर देखिए, यहाँ पर ये आपकी यहाँ से रावी नदी निकल रही है और ये चंबा घाटी से होकर के बहती है। अच्छा देखिए पाकिस्तान में प्रवेश करने और जो सराय सिंधु के निकट ये जो चेनाब नदी में मिलती है, यहाँ पर देखिए मैप में देख लीजिए, ये देखिए रावी नदी जो है चेनाब नदी में मिल रही है। लेकिन ये चेनाब नदी में मिलने से पहले पीर पंजाल के दक्षिण पूर्वी भाग और धौलाधर के बीच जो प्रदेश है वहां से प्रवाहित होती है। यानी कि आप एक लाइन में अगर याद रखना चाहें तो पाकिस्तान में पहुंचने से पहले जो हमारी रावी नदी है ये पीर पंजाल और धौलाधर के बीच का जो हिस्सा है वहां से होकर के गुजरती है। देखिए अगली जो सिंधु की सहायक नदी है वो है व्यास नदी। तो जो व्यास नदी है ये समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड है यहां से निकलती है। यानी कि आप एक बार मैप में देखिए, यहां से देखिए, यहां से ये आपकी व्यास नदी निकल रही है और ये व्यास नदी जो निकल रही है वो स्थान क्या कहलाता है, व्यास कुंड। अच्छा ये जो नदी है कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है। अब ये इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, आप याद रखें। ये पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है जहां हरिके के पास सतलज नदी में मिल जाती है। तो देखिए ये पंजाब प्रांत में प्रवेश करती है, मैप पर देखिएगा, और हरिके के पास जो आपकी सतलज, ये देखिए नीचे आपकी सतलज नदी जो है, ये जो पूरा सतलज नदी का मार्ग है इसमें यहां पर आकर के आपकी व्यास नदी मिल जाती है। अब देखिए आती है सतलज नदी। तो सतलज नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर जो मानसरोवर के पास राक्षस ताल है यहां से निकलती है।
तो एक लाइन में अगर कहा जाए तो सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षसताल से। राक्षसताल कहाँ है? तिब्बत में जो मानसरोवर है उसके पास में राक्षसताल है। तो वहां पर इसको लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले ये लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समानांतर बहती है। देखिए यहां पर आप देखिए, ये देखिए सतलज नदी आपकी बह रही है, मैप में देखते जाइए, और ये सिंधु नदी आपकी बह रही है, ऊपर की ओर ये जा रही है। तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको सिंधु और सतलज नदियां एक दूसरे के समानांतर आगे बढ़ती दिख रही हैं। और इसके साथ ही जो हमारी सतलज नदी है ये रोपड़ में एक महाखड्ड से होकर के गुजरती है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी में शिपकीला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है, यानी कि जब हिमालय पर्वत नहीं था तब से ये नदी बह रही है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक नदी है, क्योंकि ये जो है भाखड़ा नागल बांध परियोजना जो भारत की है उसका पोषण करने वाली ये अपनी नदी है। इसलिए भारत के लिए सतलज नदी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम लोगों ने सिंधु नदी का जो पूरा तंत्र है इसको समझ लिया। अब हम लोग भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र, इसको समझेंगे। तो देखिए अपनी द्रोणी और सांस्कृतिक महत्व दोनों के दृष्टिकोण से गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। अभी हम लोग प्रमुख नदी जो गंगा है इसकी बात कर रहे हैं, और फिर बाद में जो गंगा की सहायक नदियां हैं इनको भी देखेंगे। तो ये नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट, देखिए कहां से निकल रही है, अच्छे से याद रखिए, उत्तराखंड राज्य में जो उत्तरकाशी जिला है यहां पर जो गोमुख है, गोमुख के पास हो गया गंगोत्री। तो गंगोत्री से हमारी गंगा नदी निकलती है, और गंगोत्री हिमनद जो है ये 3900 मीटर की ऊंचाई पर है। मैप में एक बार देख लीजिए, यहां पर देखिए ऊपर वाला जो बड़ा मैप है इसमें देखिए, ये देखिए यहां से ये हमारी गंगा नदी जो है प्रवाह अपना स्टार्ट कर रही है। अच्छा, यहां पर ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है, यानी जब गोमुख से हमारी गंगा नदी निकलती है, छोटे वाले मैप में देखिएगा नीचे, तो इसको हम लोग, ये देखिए ऊपर गंगोत्री लिखा है, यहां पर ये जो गंगा नदी निकल रही है हमारी, इसे हम लोग भागीरथी के नाम से जानते हैं। यह मध्य एवं लघु हिमालय श्रेणियों को काटकर तंग महाखड्डों से होकर गुजरती है। देखिए जो भी पर्वतीय नदी होगी उसमें कहने की बात ही नहीं है, पर्वतीय नदियां महाखड्ड से होकर ही गुजरेंगी। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती हैं। देखिए यहां हमारा बद्रीनाथ आपको दिख रहा है, बद्रीनाथ के पास से ये आपकी अलकनंदा नदी निकलती है, और ये अलकनंदा नदी जो है इस तरह से आगे बढ़ती है। और यहाँ पर देखिए ये जो आपका है पॉइंट, यहाँ पर जो भागीरथी नदी है और जो अलकनंदा नदी है वो देवप्रयाग में मिल रही हैं, जहां पर इसको फिर गंगा नाम से पहचाना जाता है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के निकट सतोपथ हिमनद है। ये जो अपनी अलकनंदा नदी है इसमें बेसिकली 3 धाराएं मिली हुई है, अलकनंदा, धौली और विष्णुगंगा। इन 3 धाराओं से अलकनंदा मिलकर बनी है, और ये तीनों धाराएं कहां पर मिलती हैं? विष्णुप्रयाग में। यहां पर जो है विष्णुप्रयाग में ये तीनों धाराएं आपस में मिलती हैं। अलकनंदा की अन्य सहायक नदी पिंडार है, जो इससे कर्णप्रयाग में मिलती है। जो अपना कर्णप्रयाग है यहां पर आकर के अलकनंदा से पिंडार नदी मिलती है, जबकि जो मंदाकिनी और काली गंगा नदी है ये इससे रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। मंदाकिनी या काली गंगा, यानी कि जो मंदाकिनी नदी है अपनी, ये रुद्रप्रयाग में आकर के अलकनंदा नदी से मिलती है। तो अगर आपसे कहा जाए कि अलकनंदा नदी में कौन कौन सी धाराएं शामिल हैं, तो खुद अलकनंदा, धौली, विष्णुगंगा, इसके साथ ही पिंडार और मंदाकिनी, ये सारी नदियां मिल करके अलकनंदा नदी को बनाती हैं। आगे देखते हैं। देखिए गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है। यहां से पहले ये दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर और फिर पूर्व की ओर बहती है। ऊपर मैप में मैं एक मैप बना रहा हूं, देखिए या इस दिशा में आपका ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो जब कहा गया दक्षिण पूर्व, इसका मतलब हो गया इस दिशा में। अब देखिए इसी चीज को मैप पे देख लीजिए। हम लोगों ने देखा हमारी गंगा नदी पहले दक्षिण दिशा में बहती है, नीचे वाले मैप में देखिए पहले दक्षिण दिशा में गई, फिर जाती है दक्षिण पूर्व दिशा में। ऊपर जो ये मैंने लाइन खींची है इससे आप डायरेक्शन मिला सकते हैं। देखिए ये आपकी दक्षिण पूर्व दिशा में जा रही है। इसके बाद पूर्व दिशा में मुड़ जाती है। ये देखिए पूर्व दिशा में नदी मुड़ गई,
यहाँ पर मैंने ऊपर देखिए इधर को ईस्ट दिखाया है और ये पूर्व दिशा में मुड़ गई। अंत में ये दक्षिण मुखी होकर आखिर में क्या होता है, यहां से ये दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है। अब थोड़ा सा ऊपर वाले मैप में देखिए, यहां पर देखिए ये दक्षिण दिशा में मुड़ गई और दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक भाग इधर है और एक भाग इधर है। तो एक भाग को इसके कहते हैं भागीरथी और दूसरी होती है पद्मा। तो ये देखिए यहां पर पद्मा लिखा हुआ है। तो गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो गई, एक भाग पद्मा हो गया और दूसरा भाग भागीरथी हो गया। अच्छा, अगर हम लोग गंगा नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड में 110 किलोमीटर की दूरी तक बहती है, उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर, बिहार में 445, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर का मार्ग ये नदी तय करती है। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिससे उत्तर में हिमालय से अब देखिए हमारी गंगा नदी में केवल हिमालय की ही नदियां नहीं मिलती हैं, बल्कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वहां से आने वाली नदियां भी हमारी गंगा नदी में मिलती हैं। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। मैप में देखिए, ऊपर वाले मैप में ये देखिए ये आपकी सोन नदी है और ये यहां पर जाकर गंगा नदी से मिल रही है। तो ये आपकी प्रमुख सहायक नदी हो गई गंगा की, जो दाईं ओर से आकर के मिल रही है। बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों में रामगंगा हो गई, गोमती हो गई। देखिए यहां पर ये मैप में देखिए गोमती नदी आपकी हो गई। इसके साथ ही फिर आपकी घाघरा हो गई, ये देखिए घाघरा नदी दिखाई गई है। गंडक नदी यहां पर दिखाई गई है। कोसी नदी ये आपकी हो गई। तो ये घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, ये सारी नदियां जो हैं बाएं तट पर गंगा नदी से मिलती हैं और ये गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और इसके बाद लास्ट में हमारी गंगा नदी जाके बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। अब बात करेंगे यमुना नदी की। तो यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। देखिए यहां पर मैप में देखिएगा, ये यमुना नदी हमारी चल रही है। तो ये गंगा के आप देख सकते हैं सबसे जो पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा मतलब इधर की ओर, जो सबसे पश्चिम में कोई नदी गंगा के है वो हमारी यमुना ही है और ये सबसे लंबी भी है गंगा की सहायक नदियों में से। तो निकलती कहां से है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जो हिमालय के बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर स्थित है। तो बंदरपुर श्रेणी के पश्चिमी ढाल पर जो यमुनोत्री हिमनद है वहां से ये अपनी यमुना नदी निकलती है। 6316 मीटर की ऊंचाई से यह नदी निकलती है। प्रयाग में इसका गंगा से संगम होता है। यहां पर देखिए जो अपनी इलाहाबाद लिखा हुआ है, पहले जो इलाहाबाद शहर था अब इसी का नाम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज कर दिया है। तो जो प्रयागराज है यहां पर आ करके गंगा और यमुना आपस में मिलती हैं। तो आपकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन इसके दाहिने तट पर मिलती हैं। देखिए यहां पर चंबल और बेतवा को दिखाया गया। ये आपकी चंबल नदी है, ये आपकी बेतवा नदी है जो यमुना के दाएं किनारे पर मिल रही है। अच्छा, इसके बाएं किनारे पे कुछ नदियां मिलती हैं जैसे हिंडन, रिंद, सेंगर, वरुणा। ये सारी नदियां यमुना के बाएं तट पर जाकर के मिलती हैं और ये सभी नदियां यमुना की सहायक हैं। इसका अधिकांश जो जल है वो सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों और आगरा नहर में जाता है, यानी कि हमारे देश की सिंचाई के लिए अपनी जो यमुना नदी है महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे चंबल नदी की, जो अभी हम लोगों ने देखा यमुना की सहायक नदी है। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट निकलती है और फिर उत्तर दिशा में बढ़ती हुई महाखड्ड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इसके ऊपर गांधी सागर बांध बना हुआ है। कोटा से ये बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। मैप में देखिए, वैसे हम लोग एक बार अभी इसका मार्ग देख चुके हैं। ये देखिए आपकी चंबल नदी जो है यहां पर जाकर यमुना में मिल जाती है। अच्छा, जो चंबल है ये अपनी भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। जो ये चंबल खड्ड बनाती है उसके लिए चंबल नदी हमारी फेमस है। अब बात करेंगे गंडक नदी की। तो देखिए गंडक नदी दो धाराओं, काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनी है। ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से होकर के निकलती है, यानी एक तरफ धौलागिरी दूसरी तरफ माउंट एवरेस्ट, इनके बीच से ये निकलती है और मध्य नेपाल को अपवाहित करती है। देखिए यहां पर मैप में देखिए, ये गंडक नदी है जो मध्य नेपाल से होकर के बह रही है।
फिर बिहार के चंपारण जिले में ये गंगा नदी में प्रवेश करती है। गांधी जी के इतिहास में भी आपने चंपारण जिला पढ़ा होगा। तो चंपारण जिले में ये गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में, यहां से देखिए आगे बढ़ी और पटना के निकट सोनपुर में, यहां पर देखिए आपका पटना लिखा हुआ है, तो पटना के पास में जो सोनपुर है, यहां पर ये गंगा नदी में, हमारी जो प्रमुख नदी गंगा है, इसमें जाकर के मिल जाती है। अब देखिए अगली है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी माप चाचुंगो हिमनद से निकलती है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे तिला, सेती और बैरी, जिनका ये जल ग्रहण करती है। इसके बाद ये शीशा पानी में एक गहरे महाखंड का निर्माण करती हुई और फिर पर्वत से बाहर आ जाती है। शारदा नदी इससे मैदानी क्षेत्र में मिलती है और आखिर में छपरा में ये गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तो देखिए जो अपनी घाघरा नदी है, मैप पर देखते हैं, ये देखिए पूरी घाघरा नदी जो है बहती हुई आपकी आ रही है और छपरा के पास जो बिहार का छपरा है वहां पर ये गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। जो सबसे मोटी लाइन है ये अपनी गंगा नदी की है और ये ऊपर अपनी घाघरा नदी को दिखाया गया है। अगली आ जाती है कोसी नदी। देखिए कोसी पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी मतलब हिमालय का जब उत्थान नहीं हुआ था तब से कोसी नदी अपने मार्ग पे बह रही है। तो ये कोसी जो पूर्ववर्ती नदी है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में से होकर के निकलती है, यानी इसका जो सोर्स है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में है। यहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व से तुमुर कोसी मिलती है, यानी कि पश्चिम से इसमें सोन कोसी और पूर्व से इसमें तुमर कोसी नाम की दो धाराएं मिल जाती हैं। अरुण नदी से मिलकर यह सप्त कोसी बनाती है। देखिए मैप में देखिए, ये आपका कोसी नदी का पूरा मार्ग है और आखिर में आके आप देख रहे हैं ये गंगा नदी से मिल रही है। अब देखिए कुछ अन्य नदियां हैं जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे रामगंगा नदी, ये गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली एक छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है और उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। फिर देखिए छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर दामोदर नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली नदी में जाकर गिरती है। देखिए ये आपकी दामोदर नदी है और ये यहाँ पर हुगली लिखा है। तो ये जो दामोदर नदी है अपनी हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। बराकर इसकी एक मुख्य सहायक नदी हो गई। ये कभी बंगाल का, हुगली नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, लेकिन आज इस पर जो दामोदर घाटी कॉरपोरेशन नाम की एक बहुउद्देशीय परियोजना है उसकी वजह से अब हुगली नदी एक लाभप्रद नदी हो गई है। इसके बाद देखिए आती है शारदा नदी या सरयू नदी। तो सरयू नदी जो है ये हमारे अयोध्या से भी जुड़ी हुई है, जो हमारा पौराणिक इतिहास है उससे जुड़ी हुई है। तो सरयू नदी ही नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से निकलती है और इसको यहाँ पर गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत नेपाल सीमा के साथ जब ये बह रही है वहां पर इसको काली या चाइक नाम से जाना जाता है और ये घाघरा नदी में जाकर के मिलती है। फिर देखिए गंगा नदी की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी महानंदा है जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और ये नदी पश्चिम बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदियां हैं। यानी कि देखिए बाएं तट पे ये जो जितनी भी सहायक नदियां मिल रही हैं इन सब में अंतिम जो नदी है जो गंगा के बाएं तट पे मिलती है वो महानंदा है। इसके बाद देखिए आखिरी जो गंगा अपवाद तंत्र की नदी है वो है सोन नदी। तो गंगा के दक्षिण तट पर सोन एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। तो अमरकंटक पठार से निकलने वाली जो हमारी सोन नदी है ये गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। पठार के उत्तरी किनारों पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई ये नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास, यानी कि जो आरा स्थान है पटना से थोड़ी दूर आरा जो स्थान है वहां पर ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों में 2 नदी तंत्र हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, सिंधु का और गंगा का नदी तंत्र। अब ब्रह्मपुत्र के नदी तंत्र को हम लोग देखेंगे। तो विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट
चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। तो मानसरोवर यात्रा लोग करने जाते हैं, आपको पता होगा, वहीं पर चेमायुंगडुंग नाम से एक हिमनद है जहां से अपनी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। यहां से ये पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई, देखिए इस तरह से, ये मैप में देखिएगा, इस तरह से ये आगे अनुदैर्ध्य दिशा में बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क और समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो जो दक्षिणी तिब्बत है इसमें लगभग ये 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसको यहाँ पर सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो का मतलब हो गया शोधक। तो तिब्बत में इसको, ये देखिए यहाँ पर लिखा है सांगपो, सांगपो के नाम से जाना जाता है। मध्य हिमालय में नामचा बरवा के निकट एक गहरे महाखंड को बनाती हुई ये प्रक्षुब्ध और तेज बहाव वाली नदी के रूप में बाहर निकलती है। यानी कि नामचा बरवा के पास एक महाखंड को बनाती है और फिर बहुत तेज रफ्तार से बाहर निकलती है, क्योंकि पर्वतीय नदी है तो इसकी रफ्तार तो तेज होगी। हिमालय के गिरिपद में यह सिशंग या दिशंग के नाम से निकलती है। यानी जब हिमालय से बाहर निकल रही है तो इसको सिशंग या दिशंग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम से यह नदी भारत में प्रवेश करती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां जैसे दिबांग और लोहित आकर के मिलती हैं। देखिए यहाँ पे ये जो सबसे गाढ़ी लाइन है ये ब्रह्मपुत्र को दिखाती है और ये देखिए ये अपनी लोहित नदी आगे बढ़ते हुए ब्रह्मपुत्र नदी से मिल रही है और यहीं से इसको ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया है। असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में बहुत सारी सहायक नदियां आकर के मिलती हैं। तो ब्रह्मपुत्र की कई सारी सहायक नदियां हैं। इसके बाएं तट पर प्रमुख सहायक नदियां दिहिंग और धनसिरी हैं, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली जो मुख्य सहायक नदियां हैं उसमें सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश आदि हैं। तो देखिए सुबनसिरी को यहाँ पर मैप में दर्शाया भी गया है। सुबनसिरी जिसका उद्गम तिब्बत में है, एक पूर्ववर्ती नदी है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं होगी पूर्ववर्ती नदी का क्या मतलब है। तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और फिर दक्षिण दिशा में बहती है। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी ये अपनी चलते हुए यहाँ से और ये अपना बांग्लादेश में प्रवेश कर गई और दक्षिण दिशा में, यानी कि इस ओर, ये साउथ है अपना, तो ये दक्षिण दिशा की ओर बह रही है। बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है और तीस्ता नदी इसके दाएं किनारे पर आकर के मिलती है। यानी इसके दाएं किनारे पर, यहां पर मैप में देखिएगा, ये देखिए तीस्ता नदी आकर के इससे मिल रही है। अंत में ये नदी पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। देखिए ये हमारी गंगा दो शाखाओं में हो गई थी, जिसमें से एक शाखा पद्मा कहलाई। तो पद्मा में ये मिल जाती है हमारी ब्रह्मपुत्र और बंगाल की खाड़ी में जाकर के विसर्जित हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय अपर्दन के लिए जानी जाती है। आप अक्सर देखते होंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्र की वजह से, वो बहुत भयानक होती है और इसका कारण यह है कि इसमें जो नदियां हैं वो बहुत ज्यादा अपने साथ अवसाद यानी कंकड़ पत्थर बालू इन चीजों को लाती हैं। अब जब नदी के पास बहुत ज्यादा कंकड़ पत्थर बालू होगा जो पर्वत से लाई है और मैदानी क्षेत्र में नदी की गति कम हो गई, तो अब इस कंकड़ पत्थर को नदी अपने साथ आगे नहीं ले जा पाती है, तो इसको जमा करने लगती है अपने रास्ते में, तो रास्ता रुक जाता है और जब नदी का रास्ता रुकने लगेगा तो बाढ़ आ जाएगी। देखिए अब हम लोगों ने हिमालयी अपवाह तंत्र को पूरा पढ़ लिया। अब जो प्रायद्वीपीय भाग से नदियां निकलती हैं, यानी कि जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता देता हूं कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये काफी पुरानी है, हिमालय की नदियों से पुरानी है। अच्छा, इसका प्रमाण कैसे मिलता है? देखिए मान लीजिए हिमालय पर्वत जो है इसका ढाल तेज है, तो अभी हम लोगों ने देखा जो भी नदियां हम लोगों ने देखी, गंगा, यमुना, इसके साथ ही सिंधु नदी, ये सारी बहुत बड़े बड़े महाखड्ड बना रही हैं। तो ये नदियां महाखड्ड क्यों बना पा रही हैं? नई नदियां हैं, अभी इनकी रफ्तार बहुत तेज है, पर्वत का ज्यादा अपर्दन नहीं हुआ, यानी पर्वत का ढाल तेज है। अब ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये लंबे समय से बह रही हैं, इसलिए इन्होंने अपने ढाल को काट दिया। ढाल को काट दिया मतलब कमजोर कर दिया। तो अब ये जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये अपनी घाटी को अब लंबा नहीं कर रही हैं, गहरा नहीं कर रही हैं, बल्कि चौड़ा कर रही हैं।
यानी कि अब इन नदियों का जो ढाल है कमजोर हो गया है और अब ये केवल पार्श्व अपर्दन कर रही हैं, लंबवत अपर्दन नहीं कर रही हैं। तो ये चीजें बताती हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं वो ज्यादा पुरानी हैं। अच्छा देखिए, जो हमारा पश्चिमी घाट है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों और अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उनके बीच जल विभाजक का काम करता है। जल विभाजक मतलब जो दो अपवाह तंत्र को अलग अलग करता है। तो पश्चिमी घाट क्या करता है, पश्चिमी घाट के एक तरफ वो नदियां बहती हैं जो जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी और दूसरी तरफ ऐसी नदियां बहती हैं जो अरब सागर में जाके गिरती हैं। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर बहती हैं, यानी कि जो अपना जल है पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां गिराती हैं। इसका अपवाद कौन सी हो गई, नर्मदा और तापी, जो अपने जल को अरब सागर में गिराती हैं। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन ये सब गंगा की सहायक नदियां हैं जिसे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, इसके साथ ही महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये जो नदी तंत्र हैं इन्हें अभी हम लोग पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि इनका मार्ग निश्चित है। हम लोगों ने देखा था ब्रह्मपुत्र वगैरह अपना मार्ग बदलती हैं जिसकी वजह से बाढ़ वगैरह आती रहती है। इसके साथ ही ये विसर्प नहीं बनाती, यानी इस तरह से ये आगे नहीं बढ़ती हैं, विसर्प नहीं बनाती और 12 मासी नहीं है, यानी कि पूरे वर्ष इसमें पानी नहीं बहता है। हालांकि इसके अपवाद है नर्मदा और तापी नदियां जो कि भ्रंश से होकर के बहती हैं। अब एक प्रश्न आता है कि ये हमारा जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है इसका विकास कैसे हुआ। तो टोटल 3 घटनाएं हुई जिसकी वजह से ये तंत्र विकसित हुआ। देखिए, घटना नंबर 1 क्या थी कि आरंभिक टर्शरी काल के दौरान हमारा जो भारत प्रायद्वीप है, यानी कि भारत का जो हमारे प्रायद्वीपीय हिस्सा है उसका जो पश्चिमी पार्श्व था यानी पश्चिमी किनारा था उसमें धसाव हो गया, यानी कि ये वाला जो किनारा था ये समुद्र में डूब गया। तो अगर ऐसे भारत था तो थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया, यानी कि ये हिस्सा समुद्र में चला गया। तो इससे क्या होगा, अगर देखिए जाहिर सी बात है जब एक हिस्सा नीचे की ओर झुकेगा तो इससे जो नदी का ढाल है, नदी की दिशा है, उसमें परिवर्तन आएगा। दूसरी चीज है कि हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीपीय खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ। और देखिए क्या है, जो हमारा हिमालय पर्वत है वो कैसे उसका बना, जो हमारी भारत की प्लेट थी यानी जो हमारा भारत था ये जा करके टकरा गया हमारी यूरेशिया की प्लेट से। तो भारत और यूरेशिया की प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत बना। तो जब ये हिमालय पर्वत बन रहा था तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी हिस्सा है इसका अवतलन हुआ। अवतलन को इंग्लिश में कहते हैं सबसिडेंस, यानी किसी चीज का नीचे धसाव होना। तो इससे क्या हुआ, भ्रंश बन गए। भ्रंश मतलब क्या होता है कि आसपास में 2 ऊपर उठी हुई चट्टानें हैं और बीच का स्थान जो है वो नीचे चला गया है, तो इसको हम लोग भ्रंश कहते हैं। तो इस तरह की भ्रंश द्रोणियां बनी और जो नर्मदा और ताप्ती नदी हैं वो आज इन्हीं भ्रंश घाटियों में बह रही हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नदियां जो नर्मदा ताप्ती हैं इनके पास जलोढ़ निक्षेप कम क्यों है, या कह लीजिए इनके पास कुल मिलाकर जो टोटल अवसाद है, कंकड़, पत्थर, बालू, इनकी मात्रा कम क्यों है, उसका कारण यही है कि नर्मदा, तापी जैसी नदियों के पास जो अवसाद होता है वो खर्च हो जाता है इस गड्ढे को भरने में। भ्रंश की वजह से ये जो गड्ढा जैसा हो गया इसको भरने में ये अवसाद खर्च हो जाता है। अब देखिए तीसरी घटना है, इस काल में प्रायद्वीप खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया, यानी कि जो तीसरा चरण है इसमें हमारा देश जो उत्तर पश्चिम दिशा है उससे दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। इसकी वजह से जो अधिकतर नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गई। देखिए मैप में देखिए, ये हमारा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो जब कोई चीज दक्षिण पूर्व दिशा में झुकेगी यानी इस दिशा में झुकेगी। अब खुद सोचिए, जिधर को ढाल होगा, अगर ये एक मान लीजिए प्लेन है मेरा हाथ और मैं इसको ऐसे टिल्ट करूं तो जो पानी बहेगा वो यहां से ऐसे नीचे की ओर बहेगा। तो यही चीज भारत के साथ हुई, जो हमारा आज नदियां हैं वो अपने जल को इसी कारण से, इस तीसरी घटना की वजह से अधिकतर नदियां अपने जल को बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं।
अब देखिए जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की अपनी नदियां हैं, इनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आती है अपनी महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है। देखिए ये जो छत्तीसगढ़ है, यहां से आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। मैप में आप जब देखेंगे महानदी निकलती दिखाई दे रही है, और उड़ीसा से बहती हुई ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। ये देखिए बहती हुई जा रही है उड़ीसा से और बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित कर रही है। ये नदी 851 किलोमीटर लंबी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर का है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है, यानी कि इसमें जो है नौकाएं भी चलाई जा सकती हैं। इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, और जो 47% भाग है वो उड़ीसा में है। यानी कि नदी द्रोणी का 53% भाग, यानी कि जो नदी है और इसकी जो सहायक नदियां हैं, इनका 53% भाग आपको एमपी और छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, जबकि बचा हुआ जो 47% हिस्सा है वो उड़ीसा में बहता हुआ मिलेगा। इसके बाद देखिए आती है गोदावरी। तो जो गोदावरी है ये प्रायद्वीपीय भाग जो है हमारे देश का, उसके अंतर्गत सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। मैप पर देखिएगा, देखिए ये आपकी गोदावरी नदी जो है यहाँ से, और ये आगे बढ़ रही है। तो महाराष्ट्र के नासिक जिले से ये निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपने जल को गिराती है। इसकी सहायक जो नदियां हैं वो आपको महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में मिल जाएंगी। टोटल इसकी जो लंबाई है 1465 किलोमीटर है, 1465 किलोमीटर। और इसका जल ग्रहण क्षेत्र वगैरह आप छोड़ दीजिए। अच्छा देखिए, जो टोटल इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है उसका 49% तो महाराष्ट्र में है, यानी आप मोटा मोटा अपने माइंड में 50% कर सकते हैं। 20% भाग मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, और जो बाकी का भाग है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा। एक बार फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। पोलावरम में दक्षिण में, जहां इसके मार्ग के नीचे देखिए जो हमारी गोदावरी नदी है ये एक प्रपात भी बनाती है। इसके साथ ही इसका जो डेल्टाई भाग है, जहां पर इसका डेल्टा है वहां पर नौ संचालन किया जा सकता है, यानी नौकाएं चलाई जा सकती हैं। और जो राजामुंदरी जगह है वहां से आगे जाने पर जो हमारी नदी है वो कई भागों में डिवाइड हो जाती है। इसको आप मैप पर देख लीजिए, समझ जाएंगे क्या कहा जा रहा है। यहां पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये गोदावरी अपनी कितने सारे अलग अलग भागों में डिवाइड हो गई यहाँ पर, और फिर जा करके यहाँ से एक डेल्टा का यहाँ पे निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में इसका जल जो है विसर्जित हो जाता है। इसके बाद अब देखिए बात करेंगे कृष्णा रिवर की। तो कृष्णा पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और ये सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकट निकलती है। मैप में देखिए, ये देखिए यहाँ से कृष्णा रिवर निकलती है और इस तरह से आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में अपने जल को गिराती है। यहाँ पर आप देखिए कृष्णा नदी जो है ये भी कई सारे भागों में यहाँ पर डिवाइड हो रही है। तो इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। कोयना, तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% महाराष्ट्र में है, 44% कर्नाटक में है और 29% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ता है। इसके बाद देखिए आती है कावेरी नदी। तो कावेरी नदी कर्नाटक के कोगाडू जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। ये देखिए मैप में देखिएगा, यहाँ से ये कावेरी नदी अपनी निकली है और आगे बढ़ती हुई यहाँ पर देखिए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो टोटल इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। 81,555 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये अपवाहित होती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ ये लगभग सारा साल जो है बहती है, यानी पूरे साल इसमें पानी बना रहता है, क्योंकि इसके ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से, यानी कि देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से पानी मिल जाता है, और जो निम्न क्षेत्र है वहां पर उत्तर पूर्वी मानसून, यानी जो भारत में सर्दियों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा, उससे इसको सर्दी के मौसम में पानी मिल जाता है, इसलिए वर्ष भर इसमें पानी रहता है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल,
41% कर्नाटक और 56% तमिलनाडु में है। इसकी सहायक जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो है आपकी काबिनी, भवानी और अमरावती। अगली है देखिए नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, यानी जहां से ये निकल रही है अमरकंटक पठार से वो 1057 मीटर की ऊंचाई पर स्थान है। दक्षिण में सतपुड़ा, देखिए मैप में देखिएगा, ये जो आपकी नर्मदा नदी है ये दक्षिण में इसके सतपुड़ा है, इस दिशा में, यहाँ पर मैप में देखिए सतपुड़ा है और ऊपर विंध्य है। तो दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के मध्य से भ्रंश घाटी जो है वहां से बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखड्ड ये बनाती है और जबलपुर के पास जो है धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी द्वारा बना है? नर्मदा नदी के द्वारा। कहां पर? जबलपुर में। लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद भड़ौच के दक्षिण में अरब सागर में जाके मिल जाती है। यहाँ पर अपना जो अरब सागर है इसमें अपने जल को गिराती है और 27 किलोमीटर लंबा इसका ज्वारनद मुख बनता है। सरदार सरोवर जो परियोजना है, काफी फेमस परियोजना है, वो इसी के ऊपर बनाई गई है। इसके बाद आती है देखिए तापी नदी। तो तापी पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। यहाँ पर देखिए ये जो आपकी तापी नदी है ये बहती हुई आपको दिखाई दे रही है। ये मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79% हिस्सा महाराष्ट्र में, 15% मध्य प्रदेश में और 6% गुजरात में है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में जो आखिरी नदी अब हम लोगों को देखना है वो है लूनी नदी। तो अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ये पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं। यानी ये जो सरस्वती और सागरमती हैं आपस में मिलती हैं गोविंदगढ़ के पास और वहीं पर ये लूनी के रूप में आगे बढ़ती है। यहाँ से ये नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है, यानी अरावली पहाड़ियों से गुजरते समय इसका लूनी नाम हो जाता है। तलवाड़ा तक ये पश्चिम दिशा में बहती है और उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रण में जाकर मिलती है। ये जो पूरी नदी तंत्र है अल्पकालिक है, यानी थोड़े समय के लिए ही लूनी नदी का प्रवाह आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज हम लोगों ने भारत के जो प्रमुख नदी तंत्र हैं उनको कंप्लीट कर लिया है और इसमें आपको जो भी भारत की नदियां हैं उनका उद्गम कहाँ है, कितनी लंबाई है, किन किन राज्यों में उनका जल पहुंचता है, इस तरह की बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जानने को मिली। तो अब अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ हम लोग अपने डिस्कशन को फिर से स्टार्ट करेंगे।